Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir. This is the third part of class 9th geography chapter 3rd drainage. Today I will discuss about the peninsular rivers. हम आज दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में जो प्रमुख नदियां हैं वह दो तरह की हैं। एक वो नदियां हैं जो ईस्टवर्ड बहती हैं और जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, जबकि नर्मदा और तापी ये दो प्रमुख नदी जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं उनका फ्लो वेस्टवर्ड है और वो अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। साउथ में बहने वाली जो प्रमुख नदी है द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी, ये सभी नदियां ईस्टवर्ड होकर के बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और समुद्र के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। हम आपको बता चुके हैं कि नदियां जब अपने गाद को ढो नहीं पाती है तो नदी के मुहाने पर अपने सारे गाद को जमा कर देती हैं, जिससे वहाँ वो कई भागों में बढ़ जाती हैं और वो ज़मीन जो नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी से बनता है उस आकृति को भू आकृति को डेल्टा कहते हैं। बहुत सारी नदियाँ और स्ट्रीम्स इन नदियों में मिलती हैं। नर्मदा और तापी ये दो नदियाँ सेंट्रल हाईलैंड से निकल करके वेस्टवर्ड होते हुए समुद्र में मिलती हैं। अब हम इन सभी नदियों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक हिल्स से निकलती हैं जो मध्य प्रदेश में है और ये वेस्टवर्ड होते हुए समुद्र में मिलती है, अरेबियन सागर में मिलती हैं। बहुत सारी पिक्चेरियस लोकेशन बनाती हैं। मार्बल रॉक्स जो जबलपुर के नज़दीक है वहाँ नर्मदा नदी डीप गॉर्ज का निर्माण करती है। हम बता चुके हैं गॉर्ज ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जब दो बड़े पहाड़ियों के बीच से नदी गुजरती है उसको गॉर्ज कहा जाता है। एंड द धौलाधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लैंक्स ओवर द स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल रॉक वंस। तो धुआंधार रॉक्स से होते हुए ये बहती हैं बहुत गहरी खाई बनाते हुए। आइए हम नर्मदा नदी को नक्शे में देखें। ये हमारे देश का नक्शा है और इसमें यहाँ पर ये अमरकंटक का इलाका है। हम स्पेशल नर्मदा नदी के रिवर को भी देखेंगे। यहाँ से ये होते हुए नर्मदा नदी इस तरह से होकर के मध्य प्रदेश से होकर के नर्मदा नदी जाकर के वेस्टवर्ड होते हुए अरब सागर में मिल रही हैं। ये नर्मदा नदी का फ्लो है। और आइए हम देखते हैं ये नर्मदा नदी का जो बेसिन है नर्मदा बेसिन, उसमें ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिख रहा है ये अमरकंटक का इलाका है और इसी अमरकंटक के इलाके से नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ से ये बहते हुए इस बेसिन का निर्माण करते हुए डिंडोरी, मंडलाला, जबलपुर और नरसिंह आवर, बेनौन से होते हुए इस समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। नर्मदा दक्षिण भारत की बहुत ही पवित्र नदी है। नर्मदा की सफाई के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने नमामि देवी नर्मदे नामक स्कीम चलाई थी, इसके बारे में दिया हुआ है। नर्मदा के कई ट्रिब्यूटरीज भी हैं और मध्य प्रदेश, गुजरात और गुजरात से होकर के बहती है। दूसरी जो प्रमुख नदी है जो वेस्टवर्ड बहती है उसका नाम तापी है। तापी नदी सतपुरा रेंज के पास से निकलती है और मध्य प्रदेश के बेतुल डिस्ट्रिक्ट में है। यह
नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तापी के अतिरिक्त पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदी साबरमती, माही, ब्रह्मपुत्र और पेरियार नदी है। ये नदियाँ उतनी बड़ी नहीं हैं, साबरमती, माही, ब्रह्मपुत्र और पेरियार नदी, लेकिन ये सभी नदियाँ भी वेस्टवर्ड बहती हैं। आइए तापी को नक्शा में देखते हैं। ये तापी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से निकलती है यहाँ से, और ये यहाँ से होते हुए इस नर्मदा नदी के समानांतर होकर के महाराष्ट्र में समुद्र में जाकर के मिल जाती है। दक्षिण भारत की अन्य प्रमुख नदियों में गोदावरी सबसे प्रमुख है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक के पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये नदी समुद्र में मिलने से पहले। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। 50% जो गोदावरी बेसिन है वो महाराष्ट्र में है, बाकी के जो 50% हैं वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हैं। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी में मिलती हैं, जैसे द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मांजरा, द वैनगंगा एंड द पैनगंगा। These are the tributaries of गोदावरी रिवर। लार्ज 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। इसमें जो मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा बड़ी नदियां हैं जो गोदावरी में मिलती हैं। यह बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। जो तीसरी बड़ी नदी है दक्षिण भारत की वो है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती हैं। यह करीब 860 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बहती हैं। आइए नक्शे में देखते हैं। ये महानदी है, यहाँ से निकलती हैं। फिर ये सारी नदियाँ जो इनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं और फिर ये समुद्र में जाकर के बे ऑफ बंगाल में चिल्का लेक के पास जाकर के मिल जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो रहा है ना। ये कई भागों में इसके जो फ्लो है बढ़ जाते हैं। तो महानदी इस दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, तीसरी प्रमुख नदी है। महानदी के बाद कृष्णा रिवर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है दक्षिण भारत का, कि जो महाबालेश्वर के पास से निकलती हैं और 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती हैं। तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रभा ये बड़ी नदियां हैं जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इनके अलावा मूसी, भीमा जैसी नदियां भी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हैं। हम बाकी सभी नदियों को नक्शा में एक बार देखेंगे। आइए पहले इसको देख लें। द कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी से निकलती हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं और वेस्टर्न घाट से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है।
कावेरी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इसके मेन ट्रिब्यूटरी जो हैं, कावेरी के जो मेन ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं वो अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी है। इसका बेसिन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु इन राज्यों में फैला हुआ है। यानी 3 राज्यों में कावेरी बेसिन का निर्माण हुआ है और ये तीनों राज्य कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु हैं। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, नन एज द शिव समुद्रम फॉल्स। शिव समुद्रम फॉल भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल है वो कावेरी नदी पर है और ये नदी मैसूरू, बेंगलुरु और कोलार गोल्डफील्ड से होकर के बहती है। द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत के सबसे बड़े वाटरफॉल जोग जलप्रपात है। कई सारी और नदियां हैं जो दक्षिण भारत में, मध्य भारत से होते हुए दक्षिण भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इन नदियों में जो बड़ी नदियां हैं उनमें दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी और स्वर्ण रेखा नदियां हैं जो अलग अलग लोकेशन से निकल करके समुद्र में मिलती हैं। अभी हम बात कर रहे थे कृष्णा रिवर का, तो ये कृष्णा रिवर है जो वेस्टर्न घाट से निकलती है और जाकर के बाद में इस तरह से होते हुए समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। ये नागार्जुन सागर है जो इसमें मिल जाती है। ये तुंगभद्रा रिवर है जो कृष्णा नदी में मिलती है, ये लंबी नदी है। ये सब बड़ी नदियां जाकर के यहाँ मिल जाती हैं। कृष्णा रिवर के बाद हमने कावेरी नदी की बात की थी, तो ये कावेरी नदी यहाँ से निकलती हैं वेस्टर्न घाट के पास से और इस तरह से होते हुए आकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। अभी हम भारत की सभी प्रमुख दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। ये तो आप कई क्लास में पढ़ चुके हैं कि धरती का सबसे बड़ा हिस्सा 71% जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है और 97% पानी जो है वो सॉल्ट वाटर यानी नमकीन पानी, खारे पानी के रूप में है। सिर्फ 3% वाटर जो है फ्रेश वाटर है जो हमारे कंजम्पशन के लिए यूज होता है। फ्रेश वाटर में वाटर बॉडीज है उनकी बात करें तो लेक्स, झील, जब पानी किसी बड़े क्षेत्र में कहीं से आकर के जमा हो जाता है तो उसे लेक्स कहते हैं। कश्मीर घाटी में डल लेक काफ़ी फेमस है जहां शिकारा और बोट्स वगैरह चलाए जाते हैं। ये डल लेक्स का नाम आप लोग अवश्य सुना होगा। वहां पर लोग विजिट करते हैं। वहाँ हाउस बोट चलता है। हाउस बोट काफ़ी सुंदर चलता फिरता एक मकान जैसा संरचना होता है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है और वो तैरता हुआ घर होता है। लोग वहाँ जाते हैं तो उसको देखने जाते हैं, स्विमिंग करते भी हैं, बोटिंग करते हैं, वाटर गेम्स खेलते हैं। तो ये रिक्रिएशन के सोर्स भी हैं। श्रीनगर, नैनीताल में भी लोग जाते हैं। वहाँ इस तरह के झील हैं, काफ़ी एट्रैक्टिव हैं। कभी अगर आपको जाने का मौका मिले तो अवश्य जाएं। ये जो झील हैं हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। उससे इकोनॉमी वहाँ की चलती है, वहाँ के लोगों का रोजी रोटी चलता है। इसके अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स इन मैनी वेज। कई तरह से हमारे लिए ये लेक्स महत्वपूर्ण हैं। यहाँ दिया है कि द लार्ज लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज लाइक द कैस्पियन, डेड एंड द अराल सीज। तो जो पानी का वाटर बॉडीज का झील के रूप में अगर हम बात करते हैं तो झील से जब बहुत बड़ा झील बन जाता है तो उसको हम सीज कहते हैं। कैस्पियन सी, डेड सी और अराल सीज जो हैं
वो बहुत बड़े वाटर बॉडीज हैं। इंडिया हैज़ मेनी लेक्स, हमारे देश में बहुत सारे झील हैं और सभी झील एक दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग हैं। कुछ झील परमानेंट होते हैं, जबकि कुछ झील जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, रेनी होते हैं। जब बारिश होती है तो उस झील में पानी भर जाता है और फिर बाद में सूख जाता है। जहाँ कम बारिश होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये झील। There are some lakes which are result of action of glacier and ice sheets, while other have been formed by wind, river action and human activities. कुछ झील ऐसे होते हैं जो नदियों के द्वारा या जो ग्लेशियर होता है उसके पिघलने से निर्माण होता है, जबकि कुछ लेक्स का निर्माण हवा, नदियों के एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है, जहाँ ज़मीन गड्ढा हो जाता है, पानी जमे हो जाते हैं। A meandering river across a floodplain forms a cutoffs that later develop into oxbow lakes. इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने ऑक्सबो लेक के बारे में बताया था कि जब नदियाँ चलती हैं तो वो सर्पिला आकार बनाते हुए आगे बढ़ती है, जिसको मिएंडर कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि उस सर्पिला आकार वाली नदी फिर अपना जो रास्ता बदल लेती है और वह क्षेत्र जहाँ से वो घूमती थी उसको कट कर देती है, और वो जो होता है वो नदी से अलग एक झील के रूप में बन जाता है जहाँ पानी जमा रहता है। उसको हम क्या कहते हैं? कट ऑफ लेक्स कहते हैं। लैगून्स का निर्माण होता है, चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कोलुलु लेक, इस तरह के लेक्स हैं। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। कभी कभी ये जो लेक बनते हैं वो सीजनल होते हैं, जैसे सांबर लेक राजस्थान में है। वहाँ जब बारिश होती है तो उसमें पानी आ जाता है। हालांकि सांभर लेक्स एक खारे पानी का लेक है, झील है, जहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, दे आर ग्लेशियर ओरिजिन। भारत की अधिकांश जो लेक है वो हिमालय पहाड़ के आसपास में है, और जो ग्लेशियर पिघलती है उसके कारण उनका निर्माण होता है। ये ग्लेशियर जब ऊपर से गिरते हैं तो ज़मीन को गड्ढा कर देते हैं, और उसके कारण वहाँ पर झील का निर्माण होता है और वो बर्फ़ के पिघलने से बनता है। वुलर लेक जम्मू और कश्मीर में काफ़ी प्रसिद्ध लेक है। इसी प्रकार से ये जो इन कंट्रास्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। जो धरती की परतें जब हिलती हैं तो वहाँ पर जो गड्ढा बन जाता है, कभी कभी वहाँ भी झील का निर्माण हो जाता है। तो ये जो झील बनता है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनता है। कुछ भारत के प्रमुख लेक्स हैं, जैसे डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकताल लेक और बारापानी। दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के ये प्रमुख फ्रेश वाटर लेक हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रल पावर हैज़ ऑल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो ये जो अभी हम जिन लेक की बात कर रहे थे वो सारे प्राकृतिक लेक थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को बड़े क्षेत्रों में जमा करते हैं ताकि वह हमारे कई कामों में आते हैं, एग्रीकल्चर में या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इस तरह के भी कई बड़े लेक का निर्माण है, जो कृत्रिम लेक हम कह सकते हैं, मैनमेड लेक कह सकते हैं। भाखड़ा नांगल और गुरु गोविंद सागर लेक ऐसे लेक्स में काफ़ी प्रमुख हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लेक दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल लेक होता है, एक आर्टिफिशियल लेक होता है। नेचुरल लेक जो प्राकृतिक कारणों से बनता है,
और आर्टिफिशियल लेक जो मनुष्य की आदमी के द्वारा बनाया जाता है। इस लेक का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। लेक क्या करता है, नदी के वाटर को रेगुलेट करता है। जब हैवी रेनी सीजन होता है तो वो फ्लड को रोकता है, और ड्राई सीजन में वह पानी के फ्लो को मेंटेन करता है। लेक्स का प्रयोग हम बिजली निर्माण में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में भी करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि भाखड़ा नांगल डैम सहित जितने भी हीराकुंड परियोजना जो है, सब से हम इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जो हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह वहाँ के क्लाइमेट को भी मॉडरेट करता है। जहाँ लेक्स होते हैं वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट टाइप का हो जाता है। इसके अलावा ये इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, जो मछली वगैरह का वहाँ पर फिशिंग वगैरह एक्टिविटी भी होती है। इसके साथ साथ रिक्रिएशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लोग लेक में घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए जाते हैं, जो टूरिज्म प्लेस बन जाता है, तो सोर्स ऑफ रिक्रिएशन बन जाता है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इस लेक का क्या भूमिका है, इस नदियों की क्या भूमिका है। तो रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। जो मानव इतिहास है उसमें इसका शुरू से ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। हमारा जितने भी सभ्यता का विकास हुआ, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, सभी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो होते हैं वो नदी के किनारे ही ज़्यादा होते हैं, खास करके उस ज़माने में जब इतनी सुविधाएं नहीं थी। इसके अतिरिक्त हम रिवर के पानी का उपयोग इरिगेशन के लिए करते हैं, नेविगेशन के लिए भी करते हैं। नदियों के में जो नाव चलता है उसके द्वारा परिवहन भी किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इससे होता है। इसके अलावे इन पार्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज मेजर सोर्स। तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और बहुत बड़ा पॉपुलेशन खेती पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए जो सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है वो रिवर से पूरा होता है। रिवर पोल्यूशन, हमें पता है कि अधिकांश बड़े शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं। हम उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल डालते रहते हैं। हमारे जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि नदियों के जो वाटर हैं वो उसका क्वालिटी इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसके जो भी पोल्यूटेंट है उसको हम नदी में डालते जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि नदियों में पानी के वॉल्यूम कम हो रहा है। हम नदी से नहर निकाल करके चारों तरफ फैला रहे हैं, तो नदी में वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है, और उसके वाटर वॉल्यूम कम होने से वो ढो नहीं पाता है उस सारे वेस्ट को, जो सीवेज हैं, और इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वाटर पोल्यूशन आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की क्वालिटी ख़राब होती है, बल्कि नदी की कैपेसिटी भी प्रभावित होती है। और जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें करीब 20 किलोमीटर तक हमारी नदियों में जो गंगा है उसको एसिमिलेट करती है। जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ दबाव बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन का नदियों में। कंसर्न ओवर द राइजिंग पोल्यूशन इज आवर रिवर लेड टू लॉन्चिंग द वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर। तो इन नदियों को साफ़ करने के लिए हम पर ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि हम बहुत सारे इसकी सफाई की योजना बनाएं, प्लान लाएं। इस तरह से कई हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई भी है, नमामि गंगे, यमुना एक्शन प्लान, ऐसे आप कई प्लान के बारे में सुने होंगे। नमामि देवी नर्मदे, ये अभी हम आज इस वीडियो में बताए भी थे। ह्यूमन लाइफ ऑफ बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर, क्या हम बिना फ्रेश वाटर के बगैर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? ये बहुत ही मुश्किल है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि हम अपने नदियों को साफ रखें,
यहाँ पर एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसे NRCP कहते हैं। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान। अभी हमने कहा था गंगा एक्शन प्लान, जमुना एक्शन प्लान जो बनाया गया है। सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान 1985 में बनाया गया था, जब राजीव गांधी की सरकार थी भारत में, तो गंगा को साफ करने का योजना बनाया था। उसके बाद एक NRCP 1995 में भी बनाया गया था, उसको एक्सटेंड किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NRCP इज टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर विच आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर सोर्स इन इंडिया। नदियाँ हमारे बहुत बड़े पानी का सोर्स है, तो ज़रूरत ये है कि हम इस पर ध्यान दें, और इसी का यही ऑब्जेक्टिव था, ये जो एक्शन प्लान बना था कि नदियों को साफ किया जाए थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन अबैटमेंट वर्क। तो इनसे गाद निकाल करके इनको साफ करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो हमारा वीडियो आज का सेशन था, ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन था। आपको इस सेशन से संबंधित अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर डालेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, इससे हमारी हौसला बढ़ता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।